मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां सपनों के रंग गाढ़े होते थे, रोहन का मन अक्सर एक धुंधले अक्सा भटकता रहता था। उसकी जिंदगी सुव्यवस्थित थी। एक सफल आर्किटेक्ट, चमकते प्रेजेंटेशन और कॉफी की खुशबू में लिपटा उसका रोजमर्रा। मगर एक फोन कॉल ने इस परतों वाली शांति को तोड़ दिया। नानी नहीं रही। उनके पीछे छोड़ गई एक बेजान सी हस्ती, सदियों पुराना एक हवेली, जो शांतिपुर नाम के एक गुमनाम गांव में समय की धूल फांक रही थी। रोहन कभी शांतिपुर नहीं गया था। नानी से भी उसका रिश्ता सिर्फ त्योहारों पर भेजे गए लिफाफों और कभी कभार की औपचारिक बातचीत तक सीमित था। लेकिन उस हवेली की विरासत उसे अपनी ओर खींच रही थी, एक अनकही पुकार की तरह। पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती गाड़ी, खिड़कियों से झांकती सूखी झाड़ियां और दूर क्षितिज पर सूरज का ढलता हुआ नारंगी रंग। मील के साथ शहर की भागदौड़ पीछे छूटती जा रही थी और एक अजीब सी शांति, एक अनजानी बेचैनी मन पर छाती जा रही थी। शांतिपुर नाम में शांति थी, मगर हवा में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे गांव सदियों से किसी राज को अपनी सांसों में दबाए बैठा हो। हवेली तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क पर धूल के गुबार उठ रहे थे। सामने हवेली थी, एक विशालकाय ढांचा, जिसकी दीवारों पर काई की हरी चादर बिछी थी और खिड़कियों पर जाले बुने थे, मानो सदियों की कहानियां उनमें उलझ गई हों। दरवाजा खोलते ही अंदर से मिट्टी और नमी की एक तीखी गंध ने रोहन को घेर लिया। यह महक अतीत की थी, भूली हुई स्मृतियों की और कुछ अनकही दास्तानों की। सरकार आ गए, रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखें, जो उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, फिर भी एक अजीब सी चमक लिए हुए थीं। वे हवेली के पुराने चौकीदार थे, जिनके कंधे झुके हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे खुद हवेली का ही एक हिस्सा हो। नमस्ते काका, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में कुछ बेतकल्लुफी थी। नानी नानी कब से अकेली रह रही थी यहाँ? काका ने एक गहरी सांस ली। बहुत बरसों से सरकार। उनकी अपनी दुनिया थी इस हवेली की दीवारों में। अब सब खामोश है। उनकी आवाज में उदासी नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी, सदियों पुराने एक सत्य की तरह। रोहन ने हवेली के आंगन में कदम रखा। एक वक्त था जब यहाँ तुलसी का पौधा होता था, रंगोली बनती थी और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। अब सिर्फ सूखे पत्ते, टूटे गमले और एक भयानक खामोशी थी। यह ऊपर वाला कमरा किसका था काका? रोहन ने हवेली के एक बंद कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, जैसे अंदर कोई राज कैद हो। काका ने एक पल को सांस रोकी, जैसे कोई भूला हुआ नाम जुबान पर लाना भारी पड़ रहा हो। वह वह नंदिनी बाई का कमरा था सरकार। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। नंदिनी बाई? रोहन ने पहली बार यह नाम सुना था। वह कौन थी? आपकी पर नानी की छोटी बहन, काका ने बताया। बहुत सुंदर थी सरकार, इतनी कि चांद भी अपनी रोशनी छुपा ले। और उनका स्वभाव बिल्कुल एक नदी की तरह, शांत भी और चंचल भी। रोहन के मन में कौतूहल जागा। उसे अपने परिवार के इस हिस्से के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया था। और वह कहाँ है अब? काका की आंखें फिर से धुंधली हो गईं। गायब हो गईं सरकार, शादी से ठीक पहले। एक रात जैसे हवा में घुल गईं। तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अब रोहन को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस, छानबीन, सब हुआ सरकार, पर कुछ हाथ नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि हवेली ने उन्हें निगल लिया, या फिर किसी और ने, काका ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अनकहा डर था। रोहन को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसके मन का एक कोना एक अज्ञात शक्ति के प्रभाव में हिल उठा। उस रात हवेली की हर परछाई, हर आवाज एक कहानी कहती महसूस हुई। अगले कुछ दिन रोहन हवेली के एक एक कोने को खंगालता रहा। उसे लगा जैसे हवेली खुद उसे अपनी कहानियां सुनाना चाहती हो। टूटे शीशे, फटी हुई किताबें, जंग लगी अलमारियां, हर चीज में एक अतीत कैद था। नंदिनी के कमरे में, जो अब भी बंद था, रोहन को एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हुआ। एक खामोश पुकार, एक अनकहा दर्द। उसने काका से ताला तोड़ने की इजाजत मांगी। काका ने पहले तो मना किया, उनकी आंखों में डर था। यह शुभ नहीं है सरकार, कुछ आत्माएं शांति से रहना चाहती हैं। पर रोहन ने जिद की। उसने एक हथौड़ा उठाया और पुराने जंग लगे ताले पर वार किया। एक ही झटके में ताला टूट गया और दरवाजा एक कराह के साथ खुला। अंदर धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी, जैसे समय ने यहां अपनी चाल रोक दी हो। एक पुराना पलंग, एक टूटा हुआ संदूक और एक मेज पर बिखरे कुछ सूखे फूल। रोहन की नजर मेज पर रखी एक पुरानी जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। उसकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर उसके अक्षरों में एक जिंदा रूह की धड़कन थी। यह नंदिनी की डायरी थी। पहली कुछ पंक्तियां पढ़ते ही रोहन की सांस अटक गई। नंदिनी ने लिखा था, इस हवेली की दीवारें मेरी गवाह हैं, मेरे प्रेम की, मेरे दर्द की। यह मुझे कैद करती हैं और यही मेरा आश्रय भी है। डायरी के पन्ने पलटते हुए रोहन एक ऐसी दुनिया में खो गया जहां प्रेम एक गुनाह था और सम्मान एक बेड़ी। नंदिनी एक गांव के साधारण लड़के किशन से प्रेम करती थी, जो उनकी जाति से बाहर था। उनके प्रेम की खबर जब हवेली के बड़ों तक पहुंची तो तूफान उठ गया।
नंदिनी को घर में नजरबंद कर दिया गया और किशन को गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। डायरी की अंतिम कुछ पंक्तियां और भी दर्दनाक थीं। नंदिनी ने अपनी शादी से ठीक पहले लिखा था, कल मेरी डोली उठेगी, पर मेरे प्राण यहीं इस हवेली की दीवारों में दफन हो जाएंगे। मैं गायब नहीं होंगी, मुझे गायब कर दिया जाएगा। यह पढ़कर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें गायब कर दिया जाएगा। इस वाक्य में एक गहरी साजिश छिपी थी, एक ऐसा दर्द जो सदियों से इस हवेली की हवा में घुला हुआ था। उसने तुरंत रामू काका को बुलाया। काका, नंदिनी गायब नहीं हुई थी, उन्हें गायब किया गया था। किसने? क्यों? काका ने अपने सिर को झुका लिया। सरकार, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर ही रहने देना चाहिए। इस हवेली ने बहुत कुछ देखा है। आपकी नानी ने भी। मेरी नानी? रोहन को अपनी ही नानी पर शक होने लगा। क्या वो भी इस साजिश में शामिल थीं? क्या उन्होंने भी इस जुर्म पर पर्दा डाला था? काका ने धीरे से बताया कि शादी से कुछ दिन पहले नंदिनी और किशन को हवेली की पिछली दीवार के पास चोरी छिपे बात करते देखा गया था। नानी ने खुद उन्हें देखा था। उस रात हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई थी। काका ने जारी रखा। नंदिनी को कमरे में बंद कर दिया गया और अगली सुबह वह सचमुच गायब हो गईं। रोहन के दिमाग में बिजली कौंधी। नंदिनी ने लिखा था कि वह हवेली में ही दफन हो जाएंगी। इसका मतलब क्या था? क्या उन्हें यहीं कहीं छुपाया गया था? उसने डायरी फिर उठाई और आखिरी पन्ने पर एक छोटी अस्पष्ट ड्राइंग देखी, हवेली के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें एक छोटा क्रॉस बना था, ठीक हवेली के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास। रात का गहरा सन्नाटा था। हवेली की दीवारें अब और भी रहस्यमयी लग रही थीं। रोहन ने एक टॉर्च ली और कुएं की ओर चल दिया। काका की मनाही के बावजूद कुआं सूखा हुआ था। उसके अंदर की दीवारों पर काई जमी थी, लेकिन उसके पास सूखी झाड़ियों के बीच एक छोटा सा पत्थरों से ढका हुआ प्रवेश द्वार था, जो अब घास और मिट्टी से भर चुका था। रोहन ने पत्थरों को हटाया, हाथों पर मिट्टी और धूल जमा करते हुए। अंदर एक अंधेरी संकरी सुरंग थी जो हवेली के भीतर की ओर जाती थी। डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ रोहन ने सुरंग में प्रवेश किया। टॉर्च की रोशनी में हवा में नमी की गंध और सदियों पुराना सन्नाटा था। सुरंग एक छोटे गुप्त कमरे में खुलती थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक था और उसके ऊपर एक पुराना लाल घाघरा और एक मुरझाया हुआ चमेली का गजरा। संशक खोला। अंदर एक लिफाफा था जिसमें नंदिनी का आखिरी खत था और उसके साथ किशन का एक सूखा गुलाब। खत में नंदिनी ने लिखा था, वे मुझे मारेंगे नहीं, बल्कि मुझे अपनी यादों से मारेंगे। मैं इस हवेली में ही रहूंगी, एक साए की तरह, जब तक कोई मेरी कहानी को फिर से जिंदा न कर दे। आगे लिखा था, मेरी नानी ने मुझे यहां छुपाया मेरे प्रेम को दफनाने के लिए। उन्होंने कहा, बाहर तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी नंदिनी, अंदर तुम सुरक्षित हो, हमारी आंखों से दूर, हमारी बेइज्जती से दूर। मैं मर चुकी हूं, बस सांस ले रही हूं। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक महिला की स्वतंत्रता का दमन था। परिवार के सम्मान के नाम पर किया गया एक घिनौना अपराध। उसकी नानी, जिसकी वह हमेशा एक शांत धार्मिक महिला के रूप में कल्पना करता था, एक ऐसे राज की संरक्षक थीं जिसने एक आत्मा को हवेली में ही कैद कर दिया था। अगली सुबह रोहन ने हवेली के आंगन में काका के साथ मिलकर एक छोटा सा हवन किया। उसने नंदिनी और किशन के नाम पर 2 दीपक जलाए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। रोहन ने शांतिपुर में रहने का फैसला किया। उसने हवेली को फिर से संवारने का प्रण लिया, न सिर्फ एक इमारत के रूप में, बल्कि नंदिनी की याद में, उसकी अनकही कहानी को फिर से कहने के लिए। हवेली की दीवारें अब भी खामोश थीं, पर रोहन को यकीन था कि उनके भीतर की गूंज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देगी। खामोशी की यह गूंज अब सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि एक न्याय की, एक पहचान की और एक नए जीवन की शुरुआत की थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।